हेलो बच्चों। देखिए यहाँ पर आपके पास टॉपिक है इंटरफेरेंस। ऑप्टिकल वेव ऑप्टिक्स का एक टॉपिक है इंटरफेरेंस। इसके बारे में आप लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते होंगे। जैसे कि इंटरफेरेंस की परिभाषा क्या होती है। इंटरफेरेंस बेसिकली लाइट एनर्जी जो है या लाइट इंटेंसिटी है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब अगर आपके पास दो एनर्जी सोर्स हैं, लाइट के सोर्स हैं जो कि कुछ कंडीशन फॉलो करते हैं, उनसे निकलने वाली वेव्स जो हैं जब वो सामने किसी स्क्रीन पे पड़ती हैं तो इंटेंसिटी जो होती है वो पूरे पर्दे पर यूनिफॉर्म नहीं होती, बल्कि इस तरह से डार्क और ब्राइट फ्रिंजों में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। और डार्क ब्राइट फ्रिंजों का जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इसी को हम इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं। अगर हमारे सोर्स S1 से एक एम्पलीट्यूड A1 की लाइट निकल रही है, सोर्स S2 से एम्पलीट्यूड A2 की लाइट निकल रही है, तो जब ये सब आपस में टकराएंगी और पर्दे पे गिरेंगी तो टोटल इंटेंसिटी I जो होगा वो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस डेल्टा होगा। यहाँ कॉस डेल्टा में जो डेल्टा है ये फेज डिफरेंस है, और हमें मालूम है कि फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस में रिलेशन होता है। और ये फेज डिफरेंस क्यों आया? क्योंकि S1 से P तक का जो रास्ता है उसकी लंबाई S2 से P तक के रास्ते की जो लंबाई है वो सेम नहीं है। ये रास्ता ज़्यादा छोटा है और ये वाला रास्ता जो है लंबा है, तो इसी वजह से इनके बीच में पार्ट डिफरेंस है और इस वजह से इनमें फेज डिफरेंस है। अब फेज डिफरेंस की कंडीशन होते हैं, आप यहाँ देख रहे हो कॉस के साथ ये जुड़ा हुआ, कॉस की वैल्यू +1 भी हो सकती है, कॉस की वैल्यू कम से कम -1 हो सकती है। तो जब कॉस की वैल्यू +1 होगी तो आपका इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, जब कॉस की वैल्यू -1 होगी तो इंटेंसिटी मिनिमम होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर कि अगर हमारा फेज डिफरेंस 2n पाई है उस समय मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, और 2n + 1 पाई है तो ये इंटेंसिटी मिनिमम होती है। तो जब इंटेंसिटी मिनिमम होती है इसको हम डार्क फ्रिंज कहते हैं, और जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है तो इसको ब्राइट फ्रिंज कहते हैं। तो इस डायग्राम में आपके पास जो वाइट पोर्शन है ये वाला, ये ब्राइट फ्रिंज है, और जो ये ब्लैक पोर्शन है ये डार्क फ्रिंज है। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो फ्रिंजे हैं उनकी अपनी कुछ चौड़ाई, निश्चित चौड़ाई है। एक डाटा और समझ लो, अगर S1 S2 है, इनके बीच का डिस्टेंस 2D है, S1 S2 और पर्दे के बीच की दूरी D है, वेवलेंथ जो है वो लैम्डा का है यहाँ पर। तो जो फ्रिंज हैं इनकी चौड़ाई जो होती है, फ्रिंज की विड्थ जो होती है बीटा, वो d λ/2d होते हैं, d λ/2d, ये बीटा है फ्रिंज विड्थ की वैल्यू। अब ये होता है कि इंटरफेरेंस क्या हमेशा होता है? हम घर में 2 बल्ब जला दे तो इंटरफेरेंस देखेंगे? नहीं दिखता है, क्योंकि जो इंटरफेरेंस हम देखना चाह रहे हैं उसको हम सस्टेन इंटरफेरेंस कहते हैं। ऐसा इंटरफेरेंस जो समय के साथ सस्टेन करे, रुके। तो सस्टेन इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है? लाइट सोर्स कोहेरेंट होने चाहिए, उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और उनके पोलराइजेशन का सेम स्टेट होना चाहिए। मतलब S1 S2 से निकलने वाली लाइट अगर सर्कुलरली पोलराइज है तो दोनों में सर्कुलरली पोलराइज हो, लीनियर है तो दोनों लीनियर हो। सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन बहुत ज़रूरी होता है, तब वो सस्टेन होगा, रुकेगा। उसके बाद फिर हम ऑब्जर्वेशन कंडीशन देखेंगे, मतलब वो इतना स्पष्ट बने हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न कि हम उसको स्टडी कर सकें। तो जो 2D है यानी S1 S2 के बीच की दूरी है वो कम होनी चाहिए, और जो D है वो लार्ज होना चाहिए। मतलब D मतलब पर्दे से S1 S2 के बीच की दूरी लार्ज होनी चाहिए। तो दूर रखो पर्दा और सोर्सों को पास पास रखो। तीसरा है गुड कंट्रास्ट। कंट्रास्ट अच्छा होने के लिए क्या है? अगर दोनों लाइट सोर्स है उनका एम्पलीट्यूड सेम है, A1 A2 की वैल्यू सेम है, तो ऐसी स्थिति में क्या पाओगे? A1 A2 सेम होने पर मिनिमम इंटेंसिटी 0 होगी और मैक्सिमम इंटेंसिटी जो होगी वो होगी 4A²। तो 0 और 4A² ये 2 वैल्यू आ जाएंगी। तो चमकदार जो होगी वो 4A² चमकेगी, जो मिनिमम होगी वो डार्क होगी, और 2 सोर्स जो है वो नैरो होने चाहिए। तो इस तरह से ये कुछ करीब 5 कंडीशन हैं, 7 कंडीशन हैं जो कि सस्टेन इंटरफेरेंस, उनके ऑब्जर्वेशन की कंडीशन के लिए, उनके गुड कंट्रास्ट के लिए हमारे सामने है। हमारे सिलेबस में टॉपिक है थिन फिल्म इंटरफेरेंस। की थिन फिल्म है, साबुन के बुलबुले की फिल्म होती है, उसके इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन होती है। थिन फिल्म इंटरफेरेंस करने से पहले हमें स्टोक ट्रीटमेंट, स्टोक लॉ समझना पड़ेगा कि अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मीडियम है, लाइट इधर से आ रही है और रिफ्लेक्ट होकर के जा रही है, अगर ये मीडियम रेयर है, मान लो हवा है, और जिसे टकराई है वो एक डेंसर मीडियम है, तो रेयर से अगर डेंसर पे टकरा रही है तो जो लाइट लौट के जाएगी उसमें पाई का फेज डिफरेंस आएगा। मतलब ये बाउंड्री है, इधर से लाइट आई, इधर से टकरा के गई, तो पाई का फेज डिफरेंस आ जाएगा। और अगर उल्टा है, ये डेंसर है, ये रेयर मीडियम है, तो ऐसे में कोई भी फेज चेंज नहीं होगा। तो ये स्टोक लॉ है जो कहता है कि अगर रेयर से डेंसर की तरफ जाता है तो पाई का फेज डिफरेंस आता है, और अगर डेंसर
से रेयर की तरफ जाता है तो कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है। अब इन कंडीशन के साथ अगर हम थिन फिल्म का इंटरफेरेंस देखें तो आपके पास दो कंडीशन, मान लो थिन फिल्म है, लाइट आई यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, एक अंदर जा करके इस तरह से रिफ्लेक्ट हुई, तो ये दोनों R1 R2 यानी रिफ्लेक्टेड पोर्शन है। और अगर यहीं पर लाइट यूँ जा करके ये आ जा रही है और फिर यहाँ टकरा करके फिर जा रही है, इसको ट्रांसमिटेड पार्ट कहेंगे। तो हमारे थिन फिल्म में दो तरह का इंटरफेरेंस होता है, रिफ्लेक्टेड में भी और इस तरह से ट्रांसमिशन में भी। ये ट्रांसमिशन है, ये रिफ्लेक्टेड है, दो हिस्से होते हैं इसके। तो इंटरफेरेंस बाय थिन फिल्म रिफ्लेक्टेड पोर्शन के हैं। और तो इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस जो होता है 2 म्यू टी कॉस आर प्लस लेमडा बाई 2 ये होता है। इसमें मैक्सिमम कंडीशन होती है 2 म्यू टी कॉस आर 2n + 1 लेमडा बाई 2, मिनिमम कंडीशन होती है 2 म्यू टी कॉस आर एन लेमडा। आर यहाँ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ऐसे ही अगर हम थिन फिल्म के ट्रांसमिटेड हिस्से में जाकर देखें, ये जो ट्रांसमिटेड हिस्सा है, तो यहाँ पर इफेक्टिव पार्ट डिफरेंस होगा 2 म्यू टी कॉस आर, मैक्सिमम कंडीशन होगी 2 म्यू टी कॉस आर एन लेमडा और 2 म्यू टी कॉस आर 2n - 1 लेमडा बाई 2। आप देखोगे कि रिफ्लेक्टेड में जो कंडीशन मैक्सिमा की है वो ट्रांसमिटेड में मिनिमा की है, और जो यहाँ मिनिमा की है वो इधर मैक्सिमा की है। तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं कि दोनों जो रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के जो इंटरफेरेंस है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। न्यूटन रिंग एक एक्सपेरिमेंट है जो कि थिन फिल्म का एक प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की तरह से होता है। उसमें क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी कंसेंट्रिक रिंग्स होती हैं, सभी रिंगों की डायमीटर एक लॉ के हिसाब से बढ़ती है। तो इसमें जो ब्राइट रिंग होती हैं, जो डार्क रिंग होती हैं, उनकी डायमीटर नेचुरल नेचुरल नंबर के हिसाब से बढ़ती है, n इज़ द नेचुरल नंबर। और जो ब्राइट रिंग होती है उनकी डायमीटर ऑड नंबर 2n - 1 ऑड नंबर के हिसाब से बढ़ती है। इसका मतलब है कि ब्राइट रिंगों की जो रेडियस है उसके बढ़ने की तरीका और डार्क रिंगों के रेडियस के बढ़ने का तरीका सेम नहीं होता है। इसीलिए न्यूटन रिंग जो होती हैं, जैसे जैसे हाई नंबर के रिंग के पास जाते हो तो वो आपस में मर्ज करना शुरू कर देती हैं। इसकी हेल्प से हम वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं, और ये वेवलेंथ का फार्मूला जो आप लोग अपनी लैब में भी यूज करते हो। यहाँ dn+p और dn जो होता है वो लैब के टेबल से आपको मिलता है। अगर हम इसी मेथड की इस्तेमाल करें आगे भी, तो हम किसी भी अननोन लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये उसका फॉर्मूला है। अब अगला है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एक सीधा सा तरीका कहते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द शार्प एजेस। तो मान लीजिए हमारे पास एक बहुत पतली सी नैरोइंग है, एक बोर्ड है, उस पर हमने पतला सा नैरो बना दिया, ये एक झिर्री बना दी है। तो स्प्रेडिंग आउट ऑफ वेव ऑन पासिंग वाया अ नैरो ओपनिंग इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन एंड द रिजल्टेड इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड द डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो जिस पतली सी झिर्री से जब लाइट बाहर जाती है तो वो स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, और उस तरह उसकी वजह से जो पैटर्न बनता है उसको हम डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। ठीक है। ऑप्टिकल डिफ्रैक्शन दो तरह के होते हैं, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन में जो वेव इंसिडेंट होती है उसका वेव फ्रंट या तो स्फेरिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन में प्लेन वेव फ्रंट हमेशा यूज होती है। तो याद रखिएगा, फ्रॉनहोफर में प्लेन वेव फ्रंट ऑब्स्टेकल पे गिरता है जिस स्लिट पे आप कह रहे हो, और फ्रेस्नेल में स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल गिरता है। फ्रॉनहोफर का एक एग्जांपल है आपके पास सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो मान लीजिए हमारे पास एक बोर्ड है, उसमें केवल एक झिर्री कटी है, तो उसको सिंगल स्लिट कहेंगे। सिंगल स्लिट में थ्योरी इस्तेमाल होती है सुपरपोजिशन ऑफ एन हार्मोनिक वेव्स की थ्योरी हम इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ एम्पलीट्यूड जो होता है r = a sin α/α होता है। अल्फा की बात करेंगे तो पाई e sin θ/λ होता है। यहाँ e क्या है, वो झिर्री की चौड़ाई है जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रही है, और थीटा है जितने एंगल से हमारी लाइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो रही है। तो e ओपनिंग है और थीटा उसका वैल्यू है। अब देखिए यहाँ पर हम इंटेंसिटी निकाल सकते हैं, I = r² जो कि a² sin² α/α² हो जाएगा। यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा के लिए α = 0 θ 0 कंडीशन होती है। मिनिमास के लिए अल्फा n ± m पाई होती है, जहाँ पर अल्फा की वैल्यू e sin θ m पाई के रूप में लिख सकते हैं। और सेकेंडरी मैक्सिमा बनने की कंडीशन अल्फा = +-3 पाई +-5 पाई +-7 पाई इस तरह से होती है। ये उसका डिफ्रैक्शन पैटर्न बनता है, जहाँ पर आपके पास एक सेंट्रल मैक्सिमा है, उसके बाद ये आपके सेकेंडरी मैक्सिमा है जो दाएं बाएं इक्वली अरेंज होते हैं, और इनके बीच में आपके मिनिमा भी सेटअप हैं। अगर हम एक के साथ दो स्लिट ले लें, मतलब एक बोर्ड लें, उसके अंदर हम दो झिर्रियाँ काट दें जिनके बीच का गैप
गैप मान लो थोड़ा सा है d है और इनकी चौड़ाई e है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास e प्लस डी नाम की एक चीज़ आ जाती है, मतलब झिर्री जो पारदर्शी उनके बीच की जगह है। तो जो इंटेंसिटी निकल के आता है वो I बराबर 4a² साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले की बहुत खास बात ये है कि इसमें एक टर्म जो साइन अल्फा बाई अल्फा का होल स्क्वायर है ये डिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और कॉस स्क्वायर बीटा का जो टर्म है वो इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो पैटर्न जो साइन अल्फा बाई अल्फा सिंगल स्लिट की जैसे है, और डिफ्रैक्शन लाइट वेव के जो दो लाइट वेव के इंटरफेरेंस है उसकी वजह से कॉस बीटा का टर्म है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सामने क्या बना हुआ है कि एक स्लिट है, ये डबल स्लिट का हिसाब है, दो स्लिटों के बीच की दूरी ई है, दो स्लिटों के बीच की दूरी ई है और हर स्लिट की चौड़ाई, दो स्लिटों के बीच की दूरी डी है और हर स्लिट की चौड़ाई ई है। आप देखो ये जो इक्वेशन है साइन अल्फा बाई अल्फा वो इस डायग्राम से रिप्रेजेंट हो रही है, कॉस इस डायग्राम से रिप्रेजेंट हो रहा है। जब दोनों मिल जाते हैं तो हमारे पास इस तरह का एक डायग्राम हमारे सामने बनता है। आप देख रहे हो यहाँ पर रेड एनवेलप जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफ्रैक्शन को, उसके बीच में ये जो और लाइनें हैं ये इंटरफेरेंस को दिखा रहा है। अगर थोड़ा सा जूम करके देखें तो यहाँ पर इसके फुट पर जहाँ मिनिमा है वहाँ पर आप देख रहे हो कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो इस तरह से जा करके बिल्कुल छिप जा रहा है। तो जो डिफ्रैक्शन का मिनिमा है उस पर इंटरफेरेंस छिप जा रहा है। ऐसे को हम मिसिंग ऑर्डर कहते हैं, इंटरफेरेंस का वो जो मिस हो गया है। तो इस तरह की थ्योरी हमारे लिए ग्रेटिंग केस में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ग्रेटिंग क्या होती है, ग्रेटिंग में क्या होता है, एक पारदर्शी कांच की प्लेट पर बहुत सारी रूलिंग कर दी जाती है, बहुत सारी लाइनें खींच दी जाती हैं, यानी बहुत सारे स्लिटें अरेंज कर दी जाती हैं वहाँ पर। अब अगर हमें कहा जाए कि मिसिंग ऑर्डर के बारे में बताइए तो क्या होता है, देखो अब हम ग्रेटिंग की थ्योरी में देते हैं कि ई प्लस डी साइन थीटा बराबर एन लेमडा, ये प्रिंसिपल मैक्सिमम कंडीशन होती है, जो अल्फा बराबर 0 और जो प्रिंसिपल मैक्सिमम कंडीशन होती है वहाँ पर। और सिंगल स्लिट के लिए जो मिनिमम कंडीशन होती है वो ई साइन थीटा एम लेमडा होती है। तो एक पास आपके पास प्रिंसिपल मैक्सिमम कंडीशन है और इंटरफेरेंस के मिनिमम कंडीशन है, सिंगल स्लिट की मिनिमम कंडीशन, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो साइन थीटा कट गया, ई प्लस डी बराबर एन बाई एम आया। एन अपने आप इंटीजर है जो यहाँ दिया हुआ है, एम यहाँ इंटीजर दिया हुआ है। अगर डी और ई बराबर हैं तो हम एक एन बराबर 2m कंडीशन कह सकते हैं। इसका मतलब है कि ऐसी स्थिति में सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ इंटरफेरेंस के जो पैटर्न ऑर्डर हैं वो यहाँ से गायब होंगे। ग्रेटिंग जब आप पढ़ते हो तो डिस्पर्सिव पावर के बारे में पढ़ते हो, मतलब ग्रेटिंग से जब लाइट गुजरेगी तो ग्रेटिंग से लाइट गुजरने के बाद वो कितना चारों तरफ फैलेगी, कितना डिस्पर्स होगी, इसको हम डिस्पर्सिव पावर कहते हैं, जो डी थीटा बाई डी लेमडा से रिप्रेजेंट होता है कि अगर थोड़ा सा लेमडा में चेंज है तो थीटा में कितना चेंज होता है। तो ई प्लस डी साइन थीटा एंड लेमडा है, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी थीटा बाई डी लेमडा आएगा और ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। यहाँ देखो लेफ्ट हैंड साइड डिस्पर्सिव पावर वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो हायर ऑर्डर, अगर जैसे जैसे हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के हायर ऑर्डर्स को देखेंगे हमें और डिस्पर्सिव पावर यानी और फैला हुआ स्पेक्ट्रम दिखाई पड़ेगा। ई प्लस डी का मतलब होता है कि ग्रेटिंग एलिमेंट, अगर ग्रेटिंग एलिमेंट कम है डिस्पर्सिव पावर ज़्यादा होगा, ग्रेटिंग एलिमेंट ज़्यादा है यानी कि लार्ज नंबर ऑफ रूलिंग्स हैं। ग्रेटिंग एलिमेंट कब होगा, जब नंबर ऑफ रूलिंग ज़्यादा हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में हाई डिस्पर्सिव पावर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अगर आप ग्रेटिंग यूज कर रहे हो तो ऐसा ग्रेटिंग यूज करो जिसमें ज़्यादा रूलिंग है, ज़्यादा रूलिंग होने से ग्रेटिंग एलिमेंट कम होगा और डिस्पर्सिव पावर ज़्यादा होगा। ऐसे थीटा अगर इंक्रीज़ करेगा तो डिस्पर्सिव पावर भी इंक्रीज़ करेगा। होता क्या है, जब हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो उसमें एक और क्षमता होनी चाहिए रिजॉल्विंग पावर की, मतलब जब आप किसी दूर की चीज़ को देख रहे हो मान लो टेलीस्कोप से, तो दूर की दोनों चीज़ें आपको स्पष्ट दिखाई पड़े, भले ही वो दोनों पास पास रखी हूँ पर आपको स्पष्ट दिखाई पड़े। तो ऐसी स्थिति में हम डिफाइन करते हैं रिजॉल्विंग पावर की, एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेपरेट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ लाइट हैविंग 2 और मोर क्लोज वेवलेंथ। बहुत पास की वेवलेंथ का अगर हम दो स्पेक्ट्रल लाइन साफ देखें तो ऐसे को हम उसकी रिजॉल्विंग पावर कहते हैं, क्षमता को। अगर दो इमेज साफ दिख रही है तो वेल रिजॉल्व है। एक स्थिति ऐसी होती है कि एक रिफ्लेक्शन पैटर्न का जो मैक्सिमा है वो दूसरे के मिनिमा पर और दूसरे का मैक्सिमा पहले के मिनिमा पर है, तो इसको जस्ट रिजॉल्व कंडीशन कहते हैं। और अगर और पास ले आओगे दोनों को तो ये अनरिजॉल्व कंडीशन कहलाती है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग की बात करें तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ग्रेटिंग जो होता है लेमडा बाई डी लेमडा होता है, जो इस फार्मूले से दिया जाता है, जहाँ एन जो है नंबर ऑफ रूलिंग्स हैं, ई प्लस डी ग्रेटिंग एलिमेंट है और थीटा एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है। ऑप्टिकल फाइबर एक चैप्टर है आपके पास, उसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है एक्सेप्टेंस एंगल। मतलब ऑप्टिकल फाइबर में जब आप लाइट भेजते हो तो कितने एंगल से भेजोगे कि लाइट उसके अंदर प्रोपोगेट करना शुरू करती रहे, उसे हम एक्सेप्टेंस एंगल कहते हैं। तो
और या अगर हम साइन ऑफ थीटा लें तो हम न्यूमेरिकल अपर्चर डिफाइन कर सकते हैं √n1² माइनस n2², जहाँ n1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर है और n2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग है। तो ये लाइट गैदरिंग प्रॉपर्टी को शो करता है। यहाँ पर एक और टर्म है फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि इस टर्म से दिखाया जाता है और न्यूमेरिकल अपर्चर को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। ये डायग्राम आप देख रहे हो, लाइट अंदर जा रही है, यहाँ पर टकरा रही है और कोर और क्लैडिंग की बाउंड्रीज टकरा रही है। क्रिटिकल एंगल डिफाइन कर सकते हैं sin phi c बराबर n2/n1। अब आती है बात लेजर की। लेजर के बारे में अगर हम प्लांक रेडिएशन लॉ देखें तो डेंसिटी ऑफ जो एनर्जी डेंसिटी है रेडिएशन की, वो इसका फॉर्मूला ये है 8πh/c³, ये वैल्यू है। यहाँ पर हम दो कांस्टेंट यूज करते हैं, दो क्या, स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड अब्सॉर्प्शन और स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए फॉर्मूले होते हैं, तो उसके कांस्टेंट होते हैं। हम यहाँ पे B21 B12 सेम मानते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन यानी ये, और कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड अब्सॉर्प्शन मतलब ये दोनों सेम हो जाते हैं। और A21 और B21 के बीच में ये रिलेशन होता है। रूबी लेजर की बात करें तो रूबी लेजर एक 3 स्टेप लेजर है, जहाँ एक ग्राउंड स्टेट होता है, एक मेटास्टेबल स्टेट, एक एक्साइटेड स्टेट होता है, एक ग्राउंड स्टेट होता है, बीच में मेटास्टेबल स्टेट होता है। तो होता क्या है, ऑप्टिकल पंपिंग से हम एटम्स को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में भेजते हैं, उसके बाद वो एक्साइटेड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन से आ जाते हैं, मतलब कोई वेवलेंथ बहुत हाई वेवलेंथ निकलती है जो कि हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन मेटास्टेबल स्टेट में पॉपुलेशन इन्वर्जन होना शुरू हो जाता है और फिर स्टिमुलेटेड एमिशन के प्रेजेंस में यहाँ से सारे एटम डीएक्साइट होते हैं और लेजर ट्रांजिशन बाहर निकलता है। हीलियम नियॉन लेजर की बात करें तो हीलियम नियॉन लेजर में 4 स्टेप लेजर है, जहाँ पर हीलियम और नियॉन गैस होती है। हीलियम एक्साइट होती है, हल्की होती है तो एक्साइट होती है, और बाद में वो कोलाइड करके एक्साइटेशन बाय कोलिजन से वो जो नियॉन है उनको एक्साइट करती है। नियॉन जब एक्साइटेड स्टेट में होते हैं तो वो 6328 एंगस्ट्रॉम की लाइट को भेज करके एक स्टेट में मूव कर जाते हैं, वहाँ से स्पॉन्टेनियस तरीके से वो धीरे धीरे ग्राउंड स्टेट की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हो 1 2 3 और ग्राउंड स्टेट 4 लेवल ट्रांजिशन है। यहाँ 1 2 3 3 लेवल ट्रांजिशन है। सुपर कंडक्टर एक चैप्टर, उसमें एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला है कि सुपर कंडक्टिविटी 2-3 प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। दो खास तौर पर, एक होता है टेम्परेचर, एक सर्टेन वैल्यू से लो टेम्परेचर अगर होता है तो ही सुपर कंडक्टिविटी दिखाई पड़ती है। ऐसे ही अगर सिस्टम के ऊपर, उस मटेरियल के ऊपर, उस सैंपल के ऊपर अगर एक सर्टेन वैल्यू से कम वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हुआ है तो भी वहाँ पर सुपर कंडक्टिविटी रहती है। तो इस तरह से हम एक पैराबोलिक सा पार्ट ऑफ पैराबोला देखते हैं। और अगर रिलेशन देखें तो ये है HC0, मतलब जो 0 टेम्परेचर पर जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होती है वो, और T है अननोन टेम्परेचर, और ये है उस समय क्रिटिकल वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की, और TC उसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो H बराबर H किसी टेम्परेचर T पर कितना क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड लगाए पढ़ना पड़ेगा आपको, इस फार्मूले से उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये हैं सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले, सारे लगभग सारे फार्मूले जिनको कि आप इंजीनियरिंग फिजिक्स में पढ़ते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले किसी और सेशन में। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।